रात देर से सोने के कारण सुबह आज जरा सी देर से खुली आंखें, और खुली भी क्या बल्कि मोबाइल की घंटी ने आंखें जबरदस्ती खोल दी। मन में खीज हो रही थी कि इतनी सुबह सुबह कौन है जिसको खुद भी चैन नहीं है। आंखें मसलते हुए मैंने मोबाइल उठाया और हेलो बोला। उधर से एक अनजानी सी आवाज आई। आप संदेश जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रही हैं? आप खुद ही पहचानिए। काफी सोचने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फोन किसका है। मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। आप स्वयं ही अपना परिचय दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, जब आप पहचान ही नहीं रहे हैं तो फिर बात क्या करनी। उधर से फोन काट दिया गया। मैं सोचता रहा आखिर ये फोन किसका हो सकता है जो इतनी सुबह सुबह फोन भी कर रही हैं और अपना परिचय भी नहीं दे रही हैं। रह रहकर जहन में एक ही सवाल आ रहा था, आखिर ये कौन थी। पूरा दिन आज यही सवाल आता जाता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर फोन किसका था। थक कर मैंने यूं ही छेड़ने वाला कॉल समझकर उसे भूलना ही बेहतर समझा। इस घटना को मैं लगभग भूल चुका था कि एक दिन दोपहर में फिर वही फोन कॉल आया, लेकिन इस बार उसने मुझे पहचानने के लिए नहीं कहा, बस यही कहा, संदेश, तुम सब कुछ भूल चुके हो। ये सच भी है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता या संबंध भी तो नहीं था जिसे तुम याद रख पाते, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। ये मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों। उस दिन के पहली वाली रात ही आपका नंबर मुझे पता चला फेसबुक पे, और मैंने आगे सर्च किया। कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं डाल रखा था। खैर, इतने सारे फेसबुक फ्रेंड्स को देखकर मैंने सोचा कि तुम अब भी मिलनसार तो हो। बड़े ओहदे पर पहुंचकर अहंकार तो नहीं आया है तुम में। तुम्हारे जिन दोस्तों के कांटेक्ट नंबर थे उन्हीं से लगातार संपर्क कर तुम्हारा नंबर लिया था, और बस मन में आया कि तुमसे बात करूं। सब कुछ सुनकर मैं फिर बोला, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? सॉरी संदेश, मैं ये बताना तो भूल ही गई थी कि मैं रागिनी हूं। कुछ याद है? कोई 20-22 साल पहले तुम मेरे पापा के जूनियर थे। मैं पापा के पास कभी कभी तुम्हारे ऑफिस आया जाया करती थी। तुम एकदम सीधे सादे आज्ञाकारी जूनियर की तरह खड़े रहते थे। धीरे धीरे मुझे कुछ याद आने लगा। इसके आगे वो क्या कह रही थी मैं सुन ही नहीं रहा था, बस सोच रहा था। मैं राम रतन जी का जूनियर था। राम रतन जी बड़े वकील थे, उनका खासा नाम था। मैं ख्यालों में खोता जा रहा था कि उधर से जोर से हेलो आवाज आई। इतनी तेज आवाज सुनकर मेरी तंद्रा टूटी और मैं एक बार फिर उससे बात करने लगा। जी रागिनी जी, कहिए आप कैसी हैं? वो जोर से बोली, मैं तुम्हें तुम कहकर बुला रही हूँ और तुम हो कि रागिनी जी किए जा रहे हो। खैर छोड़ो इन बातों को और ये बताओ कि जिंदगी कैसी चल रही है, भाभी कैसी हैं और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? एक साथ न जाने कितने सवाल दाग दिए उसने। मैं धीरे से बोला, अच्छी है। 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली इंजीनियरिंग करके MBA कर रही हैं और छोटी वाली MBBS कर रही हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? मैं क्या बताऊं संदेश तुम्हें, कुछ भी तो नहीं कर पाई। तुम्हारी नौकरी दूसरी जगह लग गई थी। तुमने वकालत छोड़कर तो अच्छा ही किया। पापा के बारे में तो शायद तुम्हें। क्यों, क्या हुआ सर को? संदेश, तुमने जब नौकरी ज्वाइन की थी उसके कुछ महीनों के बाद ही पापा को पैरालाइटिक अटैक आया था। तुम्हें खूब याद करते थे। तुमने भी तो पहली नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली थी और तुम्हारा कोई ठिकाना भी तो मालूम नहीं था। और एक दिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। खैर वो बोली, पापा के चले जाने के बाद तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। घर में कोई मर्द नहीं था
और माँ तो जैसे गूंगी ही हो गई थी। बस हम 5 बहनें आपस में ही रोती रहती थी। हमारा क्या होगा, बस यही फिक्र हरदम सताती रहती थी। माँ यह हादसा सहन नहीं कर पाई और कोई 20 दिन तक सदमे में ही रही, और एक रात वो सोई तो बस उठी ही नहीं। चाचा ताऊ ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। पापा बहुत सीधे थे, उन्होंने कभी भी अपने भाइयों को अलग नहीं समझा था। बस इसी कारण खुद के नाम पर कभी कोई जमीन जायदाद ली ही नहीं। बस जो कमाया वो भाइयों पर ही खर्च करते गए, और भाई उनके सीधेपन का फायदा उठाते रहे और अपना घर भरते रहे। जैसे ही वे गए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इतनी बड़ी दुनिया और मैं अपनी 4 बहनों को लेकर कहाँ जाऊं। गली गली में जवान लड़कियों के लिए भूखे भेड़ियों की कमी नहीं थी। बस हम 5 बहनें वो शहर छोड़कर दूर एक अनजान गांव में चले गए, जहां न हम किसी को जानते थे और न ही हमें कोई जानता था। मैंने लोगों के खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। बस उसी से हमारा गुजारा चल रहा था। लेकिन आप तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। जहां तक याद आ रहा है, सर ने बताया था कि पीएमटी पास कर लिया था। हाँ संदेश, ये सच है। मैंने MBBS फर्स्ट ईयर पास कर लिया था, लेकिन इन हादसों के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और बीच में ही छोड़कर बस यूं ही हम 5 बहनें कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में भटकने लगे। एक तो जगह मैंने अकाउंट्स का और दूसरी नौकरी भी की थी, लेकिन सभी को मेरा काम नहीं, बस मेरा शरीर चाहिए था। बुरा मत मानना, धीरे धीरे मुझे पुरुषों से नफरत सी हो गई। बहनें भी जैसे जैसे बड़ी होती गई अपने अपने हिसाब से शादी करती गई। बस उनको पालने पोसने में और उनकी शादी करने में मैं ये भूल ही गई कि मेरी अपनी भी कोई चाहत है, मेरी भी अपनी कोई इच्छाएं हैं। वैसे भी अब इच्छाएं रह ही कहाँ गई थी। सब कुछ तो पापा के साथ ही खत्म हो गया था। जो कुछ भी बचा था वो एक एक बहनों के जाने के कारण अकेलापन ही अब मेरा साथी बनता गया। और बहनें भी अब तो इतनी खुदगर्ज हो गई हैं कि उन्हें अब मैं भी पराई सी लगती हूँ। तुम ही बताओ, यदि मैं भी उसी समय किसी के साथ घर बसाकर इन 4 को अपने हाल पर छोड़ देती तो क्या होता। सब लोग मुझे ही दोष देते ना। और आज मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। उनमें से एक भी यह नहीं सोचती कि हमारी दीदी कैसी होंगी। खैर संदेश, छोड़ो इन बातों को। मैं तुमसे एक राय लेना चाहती हूँ। जी बोलिए। यूं तो मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर राय मांग रही हूँ, वैसे मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ। बोलिए आप, यदि मुझे इस काबिल समझती है तो बताइए। संदेश, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आप मत बोलो। वैसे भी तो मैं उम्र में तुमसे छोटी ही हूँ। उसकी इस बात पर मैं बोला, अच्छा बाबा, चलो बताओ क्या कहना चाहती हो। संदेश, वैसे तो मेरी उम्र 40 पार हो गई है, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। क्या मुझे इस वक्त शादी कर लेनी चाहिए? सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। वैसे मैं कई दिनों से यह बात सोच रही थी, लेकिन राय किससे लूं ये बात समझ नहीं आ रही थी। 4 बहनों से मैंने बात की थी और वो 4 ही मेरी इस बात से नाराज हो गई। सभी बस एक ही बात कहती हैं कि दीदी अपनी उम्र तो देखो, ये उम्र कोई शादी की है, और शादी ही करनी थी तो पहले ही क्यों नहीं कर ली। अब तुम ही बताओ संदेश कि अगर मैं पहले शादी कर लेती तो क्या होता। खैर, अब उन 4 ने मुझसे बोलना बंद कर दिया है। कोई फोन भी नहीं उठाती है वो मेरा। बस उस दिन सुबह यही राय लेने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मैं सोचने लगा क्या जवाब दूं इसको। वैसे अकेले कब तक जीवन बिताएगी। चलो, जब तक हाथ पैर साथ दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोचकर मैंने कहा, विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी उम्र का कोई व्यक्ति। हाँ संदेश, एक व्यक्ति है जिसे मैं पिछले 15 वर्षों से जानती हूँ। उस व्यक्ति की पत्नी का देहांत अभी साल भर पहले ही लंबी बीमारी के बाद हो गया था। वैसे शादी का प्रस्ताव भी उनकी तरफ से ही आया था। उनके 2 बच्चे हैं
और वो सरकारी नौकरी में हैं। अच्छी तनख्वाह मिलती है और सबसे अच्छी बात तो यह है संदेश कि उसके बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी एक घर मिल जाए और बच्चे मिल जाएं और उन बच्चों को माँ। सारी बातें सुनकर मैं बोला, रागनी जी, आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मेरे हिसाब से आपको ये शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संदेश, मेरी चारों बहनें तो सख्त ऐतराज कर रही हैं। वो कहती हैं, एक तो विदुर, ऊपर से 2 बच्चों का बाप, समाज क्या कहेगा? हमारा तो समाज में निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ संदेश, मैं क्या करूं? और यही सोचकर मैं पिछले 3 महीनों से उनको कोई जवाब भी नहीं दे पा रही हूं। आज ही सुबह दोनों बच्चे मेरे पास आए थे और बच्चे भी अब थोड़े बड़े ही हैं, समझदार हैं। दोनों ही बच्चों ने आज खूब जिद की कि आप हमारी मम्मी क्यों नहीं बनती। इतना कहकर वो रोने लगी। इधर इतनी लंबी बात चलते मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। मैं रागनी को सॉरी कहकर बॉस के पास चला गया। दफ्तर का सारा काम निपटाकर मैं घर के रास्ते में ही था कि रागनी का फिर से फोन आ गया। इस बार वो बहुत ही सहज और संयत सी बोली, तो बताओ संदेश, तुम्हारी क्या राय है? मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? मैं बड़े सहज भाव से बोला, देखो, व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो दिल को ठीक लगे, जिस काम के करने के बाद कोई टीस मन में न उभरे, कभी पछतावा न हो। वो बोली, इसीलिए तो मैं तुमसे सलाह ले रही हूँ संदेश। यह सच है कि मुझे पुरुषों से नफरत सी हो गई थी, लेकिन इस व्यक्ति से मुझे कभी भी नफरत नहीं रही। और दूसरे, तुम हो जिसे मैं... क्यों, क्या हुआ? रुक क्यों गई आप? कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए ना। नहीं संदेश, अब नहीं। वो बातें 22 साल पीछे छूट चुकी है, लेकिन आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं सचमुच... खैर, अब छोड़ो। जब तुम ये सलाह दे रहे हो कि शादी कर लेनी चाहिए मुझे, तो बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगे? मेरे दोस्त बनकर और मेरे बड़े बनकर आशीर्वाद दोगे? मैं इस आशीर्वाद के लिए उसे मना नहीं कर पाया। ये थी कहानी आशीर्वाद। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अब्दुल सत्तार और प्रीति पोरवाल। इसके लेखक, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।